A very good morning to you all. Myself, JV'n Dr. Ravi Jain, Assistant Professor, Department of Practice of Medicine, Faculty of Homeopathic Science, JAYOTI VIDYAPEETH Women's University. Today, we will continue from our previous lecture of osteoarthritis. In today's lecture, we will be discussing about the definition of osteoarthritis, what osteoarthritis is, what are the various etiological factors, and what is the pathogenesis or the pathology that is involved in the development of osteoarthritis. So let's start with osteoarthritis. What is osteoarthritis and how does it occur? Osteoarthritis is the most common disorder that is commonly encountered or seen in the old age people. इट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस। ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है जिसके लिए ओल्ड एज में इंडिविजुअल्स हमारे पास आते हैं और अपनी जॉइंट पैथोलॉजी हमें बताते हैं, जिसमें उनको पेन होता है, उनको डिफॉर्मिटीज होती है जॉइंट्स के अंदर। सो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर दैट इज कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन ओल्ड एज इंडिविजुअल्स। इट इज अ डिसऑर्डर that is characterized by progressive joint failure in which all the structures of the joints have undergone pathological change. यहाँ पर क्या होता है, जो joint structures होते हैं उनके अंदर pathological changes होते हैं और उसके वजह से joint failure, progressive joint failure is observed. It is a condition of synovial joint that is characterized by three characteristic features. यहाँ पर जो भी changes आते हैं, in the last lecture we have understood the basic structure of the joint. In the introductory lecture, we have discussed all the basic things related to the joint or locomotor system. So in this lecture, I will not repeat those things again and again. So it is the most common condition of the synovial joint. Synovial joint का सबसे common disorder होता है that is characterized by three things. यहाँ पर तीन चीजें आपको joint के अंदर देखने को मिलती है। जैसा कि हमने देखा यहाँ पे joint failure की condition तक भी आ जाती है। उसके लिए पहले minor changes होते हैं joint में, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो मेजर चेंजेस में कन्वर्ट होते होते जॉइंट को फील कर देते हैं। सो तीन चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। देयर इज फोकल लॉस ऑफ द आर्टिकुलर हाइलाइन कार्टिलेज। आर्टिकुलर हाइलाइन कार्टिलेज जो कि दो जॉइंट सरफेस के बीच में होती है, उसका लोकल लॉस होता है। प्रोलिफरेशन ऑफ द न्यू बोन, जब आपका हाइलाइन कार्टिलेज डीजनरेट हो जाती है, लॉस हो जाती है वहां से, तो उसके साथ में आपके बोन्स में भी चेंजेस आने लगते हैं। बोन्स में रगड़ लगती है तो बोन का डीजनरेशन होता है, लेकिन हमारा रिपेयर प्रोसेस उसे वापस से रीजनरेट करने की कोशिश करता है। सो देयर इज प्रोलिफरेशन ऑफ द न्यू बोन एंड थर्ड इज द रीमॉडलिंग ऑफ द जॉइंट कॉन्टूर। रीजनरेशन होने की वजह से जो बोन आपका इसका डिस्ट्रक्शन होता है, तो वहां पे जो बोन होता है उसकी रीमॉडलिंग यानी रीशेपिंग होने लग जाती है। ठीक है, तो पूरे प्रोसेस को हम धीरे धीरे समझेंगे इस लेक्चर में कि क्या चेंजेस एक्चुअली ऑस्टियोआर्थराइटिस में हो रहा है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या है, ओल्ड एज में आपके हो रहा है जिसमें आपका जॉइंट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो क्या क्या चेंजेस आते हैं इनको हम सीक्वेंशियली समझने की इस लेक्चर में कोशिश करेंगे। तीन चीजें यहाँ पे हो रही है। पहली चीज फोकल लॉस ऑफ द आर्टिकुलर कार्टिलेज, जो आपका आर्टिकुलर कार्टिलेज है जो दो जॉइंट सरफेस के बीच में होता है और कुशन का काम करता है, उसका लोकल लॉस होता है। प्रोलिफरेशन ऑफ द न्यू बोन, नई बोन का प्रोलिफरेशन होता है एंड रीमॉडलिंग ऑफ द जॉइंट कॉन्टूर, जो आपको जॉइंट कॉन्टूर है, जो जॉइंट मार्जिन्स है उसकी रीमॉडलिंग होती है, रीशेपिंग होती है। So you have to remember these three things that are commonly seen in osteoarthritis. ठीक है, so these are the changes. यहाँ पे आप देखते हो कि किस तरह से ये एक नॉर्मल जॉइंट स्ट्रक्चर है आपका, जिसमें किस तरह से माइल्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, जिसमें आपका जो जॉइंट स्पेस है वो नैरोइंग हो रहा है और उसके अलावा कार्टिलेज का ब्रेकडाउन हो रहा है। और सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में जहाँ आपके ये मैंने आपको बताया जॉइंट स्पेस बिल्कुल कम हो जाएंगे, रीमॉडलिंग होने लग जाएगी ऑफ द जॉइंट कॉन्टूर्स, इसके साथ में बोनी स्पर्स और ऑस्टियोफाइट्स आपको देखने को मिलेंगे। लॉस ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज आपकी पूरी हो जाएगी। तो जो हमने पहला पॉइंट पढ़ा था ना, फोकल लॉस ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज, वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, न्यू बोन फॉर्मेशन यहाँ कॉर्नर्स पे आप देख सकते हैं, ये होने लग जाएगा। ठीक है, ये सारे चेंजेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो तीन चेंजेस हमेशा ध्यान रखिएगा जो आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर होते हैं। नाउ ये कौन सी डिजीज है, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था दैट इट बिलोंग्स, ऑस्टियोआर्थराइटिस बिलोंग्स टू द क्रॉनिक नॉन इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस। ठीक है, हम जो चेंजेस देखेंगे इसमें अभी, उसमें हमें लगेगा कि इसमें तो बहुत सारा इन्फ्लेमेशन है, तो ये नॉन इन्फ्लेमेटरी डिजीज में कैसे आती है, बट दिस बिलोंग्स, ऑस्टियोआर्थराइटिस बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ क्रॉनिक नॉन इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, जहाँ पे इन्फ्लेमेशन नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है जॉइंट का। डिस्ट्रक्शन होने के बाद में
जो रिपेयर प्रोसेस होता है उस रिपेयर प्रोसेस की वजह से हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे इन्फ्लेमेशन है, जबकि ये जो डिजीज है ऑस्टियोआर्थराइटिस, दिस इज अ नॉन इन्फ्लेमेटरी डिजीज, ठीक है। ऑल्दो यहाँ पे साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन होंगे, कुछ साइंस आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन स्टिल वो क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पे रीमॉडलिंग यानी कि रीफॉर्मेशन होने लग जाता है। जो हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म है, जो हमारा रिपेयर प्रोसेस है, वो काम करता है, जिस वजह से आपको ऐसा लगता है कि इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है, बट ये नॉन इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होता है। So it belongs to chronic non-inflammatory arthritis with involvement of distal interphalangeal joint, carpometacarpal joint, hip joint and knee joint। तो सबसे कॉमन जो जॉइंट्स हमारे इन्वॉल्व होते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस में, या सबसे ज्यादा जो पेशेंट हमारे पास में डिजीज लेके आते हैं, वो हिप जॉइंट और नी जॉइंट ऑस्टियोआर्थराइटिस के लेके आते हैं। आपने बहुत सुना है हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट, नी जॉइंट रिप्लेसमेंट। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे डीजनरेशन, ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में जॉइंट पूरी तरह से खराब हो जाता है, पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है, जिसके वजह से उसको आपको रिप्लेस करवाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर नी एंड हिप जॉइंट इन द ऑस्टियोआर्थराइटिस, द टू जॉइंट्स दैट आर मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व्ड आर द हिप जॉइंट सबसे पहला, एंड द नी जॉइंट। उसके अलावा कुछ स्मॉल जॉइंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, बट सारे जॉइंट्स इन्वॉल्व नहीं होते, है ना। सो देयर आर सर्टेन लार्ज एंड स्मॉल जॉइंट्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन द बॉडी, but only certain joints are involved, not all the joints. As you can see in this picture, that certain joints have a predisposition for developing osteoarthritis. Now, what is the epidemiology? किन किन लोगों को होता है, सबसे ज्यादा प्रेवलेंस किनको होता है? तो आप देखेंगे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस कभी भी यंग एडल्ट्स को नहीं होगा। 30 साल से कम के लोगों को बहुत कम देखने को मिलेगा, ना के बराबर देखने को मिलेगा। This osteoarthritis is the disease of old people. So it is most common after the age of 40 years and is uncommon in the adults under the age of 40 years. It is highly prevalent after 60 years. तो 60 साल जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, वैसे ही क्या होता है कि आपके जॉइंट्स का वियर एंड टियर भी बढ़ता जाता है। वियर एंड टियर तो नॉर्मली पहले भी होता है, लेकिन जो हमारा रिपेयर मैकेनिज्म है वो उसे ठीक करता जाता है। पर जैसे जैसे ओल्ड एज होती जाती है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे आपका जो रिपेयर मैकेनिज्म है वो आपका जितना डिस्ट्रक्शन हो रहा है उसको कोप अप नहीं कर पाता। उसके वजह से धीरे धीरे जॉइंट्स में चेंजेस आने लगते हैं, डिस्ट्रक्टिव चेंजेस होने लगते हैं, और धीरे धीरे जॉइंट्स पूरी तरह से बेकार होने लग जाते हैं। सो इट इज मोर कॉमन इन वुमेन देन इन मेन। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होता है ओल्ड एज की बीमारी है, 40 के बाद ज्यादा देखने को मिलता है, 60 के बाद और ज्यादा देखने को मिलता है। अगर सेक्स प्रीडोमिनेंस की बात करें तो वुमेन, फीमेल्स आर मोर अफेक्टेड, मोर कॉमनली अफेक्टेड बाय ऑस्टियोआर्थराइटिस देन इन मेल्स। हम देखते हैं कि फीमेल्स को सबसे ज्यादा ये अफेक्ट करता है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज इसमें ये आती है कि जितने भी पेशेंट्स हमारे पास में होते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के, उनमें 80% हैव द रेडियोग्राफिक एविडेंस। मतलब जो चेंजेस हम अभी डिस्कस करने वाले हैं आने वाले कुछ टाइम में, उसमें 80% लोगों के अंदर एक्सरे रेडियोग्राफिक चेंजेस देखने को मिलते हैं, बट ओनली 25 to 30% ऑफ द पेशेंट्स हैव द सिम्टम्स ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये जो पेशेंट हमारे पास में आ रहे हैं उनके पास में 80% के पास तो चेंजेस हैं, लेकिन सिर्फ उनमें से 25 से 30% लोग ही ऐसे हैं जिनमें सिम्टम्स आते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो रिपेयर मैकेनिज्म होता है वो बॉडी को इस तरह से एडजस्ट कर देता है कि डैमेज कम से कम हो सके और हमारी बॉडी उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाए, काम करते रहे। तो डिजनरेटिव चेंजेस तो हैं, रेडियोग्राफिक चेंजेस तो हैं, लेकिन हमारे रिपेयर मैकेनिज्म की वजह से आपकी बॉडी इस कंडीशन में रहती है तो थोड़ी सी अपनी डिफॉर्मिटी करके और उसके साथ में बिना पेन के काम करती रहे। तो आप देखते हैं कई बार कई लोगों के पोस्चर्स चेंज हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि हाँ हमें तकलीफ नहीं, वो चलते सीधे चलते हैं, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे पेशेंट झुकने लग जाता है, उसके जो पोस्चर है वो धीरे धीरे चेंज होने लग जाते हैं। ये सब क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आपकी बॉडी जो चेंजेस हो रहे हैं उसके लिए कॉम्पनसेट कर रही है, वापस से पहले की तरह तो नहीं ला सकती, लेकिन उसे कॉम्पनसेट करके इस तरह से कर देती है कि थोड़े बहुत पोस्चर चेंज, पोस्चर डिफॉर्मिटी के साथ में बिना पेन के इंडिविजुअल रह सकता है। तो इसी वजह से सिर्फ 25 से 30% इंडिविजुअल में ही यहाँ पे आपको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। These are the radiographic changes। ये पहला वाला जो एक्सरे है ये नॉर्मल नी का एक्सरे है, एंड द सेकंड वन ये आपका ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस के साथ में, जिसमें आपको नैरो जॉइंट स्पेस, इसके बीच में दो बोन्स जो है इसके बीच में कार्टिलेज होती है जो कुशन का काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर आपका जो कुशन है वो खराब होता जा रहा है,
जो आपकी जगह है, जो कार्टिलेज है, उसका डीजनरेशन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, जब डीजनरेशन, फोकल डीजनरेशन होता है, फोकल लॉस होता है, तो जो जॉइंट स्पेस है, दो जॉइंट्स के बीच की जो स्पेस है, क्योंकि कार्टिलेज आपको एक्सरे में नहीं दिखता, तो वो आपको खाली स्पेस के फॉर्म में दिखता है। तो जब डीजनरेशन होता है और आप एक्सरे कराते हो, तो यहाँ पे आपको नैरो जॉइंट स्पेस देखने को मिलती है, जहाँ से कार्टिलेज खत्म हो गई तो वहाँ पे दो जॉइंट आपके पास आ गए, तो वो आपको स्पेस नैरो दिखने लगेगी। और जब बोन एक साइड में झुक जाएगी तो दूसरी साइड से अपने आप जगह ज्यादा हो जाएगी। इसी के साथ में आपको बोनी स्पर्स भी देखने को मिलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस में। ये एक्सरे में चेंजेस आएंगे, है ना। फॉर्मेशन ऑफ न्यू बोन जब होगी, न्यू कार्टिलेज, न्यू बोन जब बनेगा उसमें, तो बोनी स्पर्स, रीमॉडलिंग ऑफ द जॉइंट कंटूर जो हमने पढ़ा है, तो यहाँ पे बोनी स्पर आपको देखने को मिलेगा। सी द डिजेनरेटिव चेंजेस इन दिस बोन। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो आपको डिजेनरेटिव चेंजेस बिल्कुल क्लियरली हो जाते हैं ना, दीज आर द डिजेनरेटिव चेंजेस। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आपका पूरा का पूरा हिप जॉइंट को इन्वॉल्व कर लेगा, और इसी वजह से एक आ गया है हिप जॉइंट इज मोस्ट कॉमन जॉइंट दैट इज इन्वॉल्व अलोंग विद द नी जॉइंट। तो सबसे पहले हिप जॉइंट इन्वॉल्व हो रहा है। Now what are the different predisposing factors? कौन कौन से predisposing factors होते हैं जो कि responsible होते हैं डेवलपमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए? तो इसे दो में ब्रॉडली कैटेगराइज किया गया है, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स होते हैं या मैकेनिकल फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से? कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स या मैकेनिकल फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स में आता है हमारी हेरिडिटी, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस है, हेरिडिटी अलोंग द फैमिलीज रन करती है। किसी को है, माँ को है तो बच्ची को भी होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। जेंडर और हार्मोनल स्टेटस की हमने देख लिया कि फीमेल्स को ज्यादा कॉमनली देखने को मिलता है। ओबेसिटी, ऐसे लोग जो ओबीस होते हैं, जो मोटे होते हैं, उन लोगों को ज्यादा होता है। एंड हाई बोन मिनरल डेंसिटी, ऐसे लोग जहाँ पे बोन मिनरल डेंसिटी ज्यादा होती है, उन केसेस में आपको ज्यादा देखने को मिलता है। एजिंग के साथ में बढ़ता जाता है। एजिंग में दोनों चीजें होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल ससेप्टेबिलिटी की वजह से भी हो सकता है एजिंग, और दूसरा मैकेनिकल फैक्टर्स, जिसमें कि एज बढ़ती है उसके साथ में रिपेयर मैकेनिज्म आपका कम होने लग जाता है। तो इस वजह से एजिंग आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स में भी आती है और मैकेनिकल फैक्टर्स में और कौन कौन से फैक्टर्स हैं दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसमें आता है हमारे पास में ट्रॉमा, चोट लगती है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। सबसे कॉमन और सबसे इंपॉर्टेंट कॉज ट्रॉमा ही है। चोट लगती है, चोट लगने के बाद वियर एंड टियर हुई, उसके बाद में रिपेयर प्रॉपर्ली नहीं हो पाता, जिस वजह से आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होता है। जितने भी केसेस हम ऑस्टियोआर्थराइटिस के देखेंगे, सब में कहीं ना कहीं आपको ट्रॉमा की हिस्ट्री जरूर मिलेगी। जॉइंट शेप, अगर जॉइंट का शेप क्या रहता है, वो भी एक फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए। जॉइंट शेप, अलाइनमेंट उसका कैसा है, यूजेज, आप किसे कैसे उसको यूज करते हैं, जिसमें यूजेज में क्या होता है, एक आपका ऑक्यूपेशनल यूज होता है। कई लोग, जैसे जो लोग आपके सिलाई वगैरह का काम करते हैं, तो उनका जो घुटना होता है उसमें बार बार सिलाई मशीन पैर से चलाते हैं, तो उस वजह से उसकी यूजेज की वजह से नी पेन बहुत कॉमनली होता है। और रिक्रिएशनल फैक्टर्स कुछ होते हैं, है ना। रिक्रिएशनल फैक्टर्स में कुछ एक्टिविटीज अगर आप करते हैं जिसकी वजह से आपका ज्यादा वियर एंड टियर किसी जॉइंट का, पर्टिकुलर जॉइंट का होता है, तो उस वजह से भी आपको ये ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है। सो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हमें क्लियर हो गए, कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स एंड मैकेनिकल फैक्टर्स दैट आर लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। Now pathology, what is the pathology that is involved, है ना, क्या पैथोलॉजी इन्वॉल्व होती है इन डेवलपमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। यहाँ पर कई सारे चेंजेस आपको जॉइंट्स के अंदर, हमने 3 बेसिक चेंजेस की बात की थी स्टार्टिंग में, तो हम उसे एक बार देख लेते हैं क्या क्या चीजें होती है। सबसे पहले आपका फोकल लॉस ऑफ हाईलाइन कार्टिलेज, ये जो लिखा हुआ है आपका हाईलाइन कार्टिलेज का लोकल लॉस होने लगता है। तो जैसे ही लोकल लॉस होगा, फोकल लॉस होगा आपका हाईलाइन कार्टिलेज का, तो दोनों बोन्स के एंड आपके पास पास आ जाएंगे, ठीक है, उनमें रगड़ लगेगी, रगड़ लगने की वजह से फ्रिक्शन होगा और उसमें फिर बोन भी धीरे धीरे घिसने लग जाएगी। तो जब आपकी बोन आपस में घिसती है, रगड़ लगती है, तो फिर बोन में भी डैमेज होगा। तो बोन डैमेज होने के साथ में क्या होगा, जैसे कार्टिलेज पहले आपकी किसी लोकल फोकल लॉस हुआ, हाईलाइन कार्टिलेज का लॉस हुआ, तो उसके बाद में वापस रिपेयर मैकेनिज्म भी चालू हुआ, तो न्यू कार्टिलेज फॉर्मेशन भी साथ साथ होता है। अब जब न्यू कार्टिलेज फॉर्मेशन होता है, उसके साथ में बोन में भी रगड़ लग रही है, रगड़ लगने की वजह से आप देखिए ये वाला जो पोर्शन है पूरा, इसमें रगड़ लगने की वजह से और बोनी चेंजेस यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, बोन में प्रेशर पड़ रहा है, क्योंकि एक तरफ से अगर ये यहाँ से आपकी कार्टिलेज खराब हो गई है, टूट गई है, तो उसमें ये दोनों बोन्स के पोर्शन पास में आ जाएंगे और उसमें रगड़ लगने लगेगी, तो उसकी वजह से आपका बोन कॉन्टोर में रीमॉडलिंग होने लग जाती है,
नई कार्टिलेज बनने की वजह से उसमें ऑसिफिकेशन हो जाता है साथ में, तो ऑस्टियोफाइट्स बनने लग जाते हैं, ऑस्टियोकॉन्ड्रोसाइट्स बन जाते हैं यहाँ पे, साथ में ऑस्टियोफाइट्स बोन डेंसिटी आपकी चेंज होती है, इस वजह से ऑस्टियोफाइट्स भी बनते हैं। एंड सबकॉन्ड्रल स्क्लेरोसिस, सबकॉन्ड्रल स्क्लेरोसिस होता है जो आपका कॉन्ड्रोसाइट यानी कि कार्टिलेज है उसके नीचे की जो बोन है वो हार्ड होने लग जाती है ना, क्योंकि फ्रिक्शन जोर पड़ता है तो बोन अपने को बचाने के लिए हार्डनिंग प्रोड्यूस कर लेती है, उसकी बोन डेंसिटी बढ़ जाती है, साथ में सिस्ट फॉर्मेशन होने लग जाता है बोन्स में। ये तो बोनी चेंजेस हुआ, बोन और कार्टिलेज में क्या चेंजेस हुआ, इसके अलावा बाकी स्ट्रक्चर्स में क्या क्या चेंज आते हैं। बर्सा जो होता है सेकेंडरी बर्साइटिस, यहाँ पे इसके वजह से देखने को मिलता है, जो जॉइंट कैप्सूल होता है उसमें थिकनिंग होने लग जाती है ना, क्योंकि जब जोर पड़ता है जॉइंट के ऊपर तो जॉइंट अपने आप को बचाने के लिए कैप्सूल स्ट्रॉन्ग हो जाता है, थिकनिंग होने लग जाती है। ऑस्टियोकॉन्ड्रल बॉडीज, तो जो नई कार्टिलेज बन रही है उसमें भी ऑसिफिकेशन होने की वजह से ऑस्टियोकॉन्ड्रल बॉडीज बन जाती है। साइनोवियल हाइपरप्लेजिया, जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है उसमें हाइपरप्लेजिया हो जाता है, क्योंकि साइनोवियल जॉइंट में होता है तो साइनोवियल मेम्ब्रेन यहाँ होती है। एंड सेकेंडरी एंथीसोपैथी है ना, एंथीसोपैथी होता है वो जगह जहाँ से मसल और कार्टिलेज मसल और टेंडन आपको बोन से अटैच होता है, तो इसमें भी सेकेंडरी चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। These are the changes, the pathological changes that are seen in the bone. इसको हम अभी वापस से डिस्कस करेंगे। Now what is etiology and pathogenesis? क्या हमारी etiology है, क्या pathogenesis है? There are numerous pathways that leads to osteoarthritis. जैसे हमने अभी पढ़ा था ना, different factors, different predisposing factors that are leading to the development of osteoarthritis. So there are numerous pathways that leads to osteoarthritis, but the initial step is often injury. मैंने आप लोगों को बताया था trauma is the basic factor, है ना, सबसे initial factor जो होता है वो trauma होता है, that is leading to the injury in the setting of failure of protective mechanism. तो इंजरी हुई आपकी, आपका जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है वो फेल हुआ, तो उसके वजह से धीरे धीरे आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होने लग जाते हैं। वेरियस फैक्टर्स इसमें हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, मैकेनिकल फैक्टर्स होते हैं, मेटाबॉलिक फैक्टर्स होते हैं, जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स होते हैं। वो क्या करते हैं, these factors damages a synovial joint जो हमने अभी देखा था, and trigger the need of repair. तो synovial joint को आपको डैमेज करते हैं सारे के सारे फैक्टर्स, और उसके बाद में रिपेयर की जरूरत होती है। तो बॉडी मैकेनिज्म नॉर्मली उसे रिपेयर करता है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ी या कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से अगर रिपेयर नहीं हो पाती है तब आप में चेंजेस चालू होते हैं। द प्रोसेस इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ न्यू टिश्यू। अब क्योंकि इसमें कार्टिलेज का डिस्ट्रक्शन हो गया, बोन का डिस्ट्रक्शन होने लग गया, तो उसके लिए हमें नए टिश्यू बनाने की जरूरत पड़ती है, एंड रीमॉडलिंग ऑफ द जॉइंट शेप। द प्रोसेस इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन ऑफ द न्यू टिश्यू एंड रीमॉडलिंग ऑफ द जॉइंट शेप। नाउ पैथोजेनेसिस, ये जो भी प्रोसेस होता है रीमॉडलिंग ऑफ द बोन का, है ना, फॉर्मेशन ऑफ द न्यू बोन का, दिस इज अ स्लो प्रोसेस, इट टेक्स सम टाइम। दिस इज अ स्लो बट एफिशिएंट प्रोसेस दैट कॉम्पनसेट फॉर द इंसल्ट। ये एक स्लो प्रोसेस है। इंसल्ट क्या होती है, इंसल्ट इज एन इवेंट व्हिच कॉजेस डैमेज टू द टिश्यू और ऑर्गन। इंसल्ट एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से डैमेज होता है टिश्यू में और ऑर्गन के अंदर। So it is a slow but efficient process that compensates for the insults, resulting in the anatomically altered but pain-free functioning joint. तो यहाँ पे क्या होता है, इंसल्ट की वजह से जो भी डैमेज हुआ है ना, तो उसमें उसे ठीक करने की कोशिश की जाती है, लेकिन कई बार वो ठीक नहीं हो पाता, तो उसे एनाटॉमिकली ऑल्टर्ड, मतलब जैसे मैंने आपको बताया उसमें कुछ चेंजेस जॉइंट में हो जाते हैं जिसके साथ इंसान रह पाता है, तो उन चेंजेस के साथ में पेन फ्री फॉर्म में पेशेंट रह सकता है। उस कंडीशन को बोलते हैं कॉम्पनसेटेड ऑस्टियोआर्थराइटिस, जहाँ पे कॉम्पनसेशन हुआ लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस हैं। जिसे हमने देखा था कि रेडियोग्राफिकली आपको 80% लोगों में मिलते हैं, लेकिन 25 से 30% में ही सिम्टम्स मिलते हैं। तो ये वो बाकी की परसेंटेज होती है 50% इंडिविजुअल्स जो कि कॉम्पनसेटेड ऑस्टियोआर्थराइटिस के साथ में रहते हैं। ये प्रोसेस अगर और आगे बढ़ता है तो फिर उनमें ऑस्टियोआर्थराइटिस के सिम्टम्स आने लग जाते हैं। आफ्टर ओवरवेलमिंग इंसल्ट्स, और अगर ऐसी कंडीशन आती है जब ज़्यादा आपके डिजेनरेटिव चेंजेस या डैमेजेस होने लग जाता है और डिफेक्टिव रिपेयर रिस्पॉन्स, और रिपेयर रिस्पॉन्स अगर डिफेक्टिव हो जाता है, द सिस्टम फेल्स, आपका जो सिस्टम है वो फेल होने लग जाता है, रिजल्टिंग इन प्रोग्रेसिव टिश्यू डैमेज, जिसकी वजह से प्रोग्रेसिव टिश्यू डैमेज होने लगता है, मोर फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड विद सिम्टम्स, इसके साथ में ज़्यादा सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं, एंड प्रेजेंटेशन एज अ जॉइंट फेलियर। तो जैसे जैसे ज़्यादा डिजेनरेटिव चेंजेस आए और रिपेयर कम होने लगा तो फिर सिम्टम्स पेशेंट के आने लग जाते हैं, और धीरे धीरे वो प्रोसेस इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आपको पूरी तरह से जॉइंट फेलियर हो जाता है, जो हमारा बेसिक फीचर हमने पढ़ा था ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर। सो दिस इज प्रॉपर ऑस्टियोआर्थराइटिस, जब आपका जॉइंट पूरी तरह से फेल होने लग जाता है। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर, जॉइंट के अंदर तीन चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं।
देयर आर चेंजेस, सर्टेन चेंजेस कहाँ पे हो सकता है? चेंजेस आर सीन इन कार्टिलेज ना। सबसे पहले हमारे कार्टिलेज में चेंजेस आते हैं, उसके बाद में हमारे बोन में चेंजेस आते हैं, फिर उसके बाद अदर चेंजेस हमारे आ सकते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर आ सकते हैं, आपके कार्टिलेज के अंदर आ सकते हैं, मसल्स के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। ऑस्टियोकॉन्ड्रोसाइट फॉर्मेशन हो सकता है। तो अदर चेंजेस जो जॉइंट के सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनमें जो चेंजेस आते हैं उनकी भी बात है। So these are the three important changes that are commonly seen in a particular joint: cartilage change, bone change, and other change. Other change में synovial, joint capsule and muscles, इन सब में जो changes आते हैं वो other changes में। So let's start with the cartilage changes. सबसे पहला चेंज जो हमारे जॉइंट के अंदर आता है that occurs in the cartilage. The earliest change of osteoarthritis begins in the cartilage. इसमें क्या होता है? enzymatic degeneration, degradation होता है। enzymatic degradation takes place in the two major components. कार्टिलेज में दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, ऐसे तो कई सारी चीजें होती है बट दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे काम के हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर। इसमें एक तो है टाइप 2 कोलेजन। टाइप 2 कोलेजन क्या करता है? इट प्रोवाइड्स अ टेंसाइल स्ट्रेंथ टू द कार्टिलेज। एंड दूसरा है एग्रीकैन। एग्रीकैन क्या करता है? ये हाइड्रेटेड जेल लाइक स्ट्रक्चर है जो एक कुशन का काम करता है, ठीक है। कुशन का काम करता है, हाइड्रेटेड जेल लाइक स्ट्रक्चर है, तो ऐसा जेल होता है ना, पानी भरा होता है, उस जेल की तरह काम करता है। तो जो लोड बियरिंग आपकी बोन्स होती हैं उनमें कुशन का काम करता है और उन्हें प्रिवेंट करता है आपस में रब करने से या उनमें डिस्ट्रक्शन होने से। तो एग्रीकैन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो एग्रीकैन है दैट इज प्रोवाइडिंग अ हाइड्रेटेड जेल लाइक स्ट्रक्चर दैट एंडोर्स द कार्टिलेज विद लोड बियरिंग प्रॉपर्टीज। इस एग्रीकैन में कमी आने लग जाती है, ठीक है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिक कार्टिलेज में जब फोकल लॉस हो रहा है, फोकल डीजनरेशन हो रहा है, उसके अंदर एग्रीकैंस की कमी आती है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रेजुअल डिप्लीशन ऑफ द एग्रीकैन। तो जो लोड बियरिंग पोर्शन है, जो कुशन है, हाइड्रेटेड जेल है, जब वो कम होने लग जाएगा तो फिर अपने आप ही बोन्स आपस में रगड़ खाने लग जाएंगे। तो जो आपका नॉर्मल मैकेनिज्म है प्रोटेक्शन का वो डिस्टर्ब हो जाएगा। सो डिप्लीशन ऑफ द एग्रीकैन, अनफोल्डिंग द कोलेजन मैट्रिक्स। इसके वजह से अनफोल्डिंग मतलब खुल जाना, तो आपका जो कोलेजन मैट्रिक्स है वो खुल जाता है। एंड लॉस ऑफ टाइप 2 कोलेजन, उसके वजह से जो आपकी टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड हो रही थी जॉइंट को, जो आपकी कार्टिलेज को, वो भी कम होने लग जाती है। इट लीड्स टू इंक्रीज्ड वल्नरेबिलिटी। इसके वजह से क्या होता है? आपका जो जॉइंट होता है, जो जॉइंट स्पेस जो आपकी कार्टिलेज है वो ज्यादा वल्नरेबल हो जाती है टू द इंजरी। मतलब अगर कोई भी इंजरी उस टाइम पे होगी तो उसकी वजह से ज्यादा डिजनरेशन होगा, ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है जॉइंट का, और उस वजह से आपके ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस आते हैं। कार्टिलेज का सबसे पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो कार्टिलेजिनस चेंज। दो चीजें यहाँ पे हमारे कार्टिलेज में, टाइप 2 कोलेजन और एग्रीकैन। एग्रीकैन है हाइड्रेटेड जेल स्ट्रक्चर जो कि क्या करता है? वेट बेयरिंग एरियाज में कुशन का काम करता है, तो उसकी कमी होने लग जाती है। The fissuring of the cartilage, the cartilage surface occurs जब भी कोई ट्रॉमा हुआ। ट्रॉमा इज द मोस्ट कॉमन कॉज जो कि आपके रिस्पॉन्सिबल होता है ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस डेवलप करने के लिए। कोई भी ट्रॉमा हुआ उसकी वजह से मान लीजिए आपकी फिशरिंग या डैमेज हुआ कार्टिलेज सर्फेस के अंदर, इट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ वर्टिकल क्लेफ्ट। उसके वजह से वर्टिकल क्लेफ्ट्स बन जाते हैं आपकी कार्टिलेज में। लोकलाइज्ड कॉन्ड्रोसाइट डेथ, लोकलाइज्ड जो कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं, जो कार्टिलेज के सेल्स होते हैं, उनकी डेथ होने लग जाती है। एंड डिक्रीज्ड कार्टिलेज थिकनेस। तो सबसे पहले क्या होता है? कॉन्ड्रोसाइट्स की डेथ हुई, डीप वर्टिकल क्लेफ्ट बने, और जो कार्टिलेज की थिकनेस है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है। तो जब कार्टिलेज की थिकनेस कम होगी तो आपको जॉइंट स्पेस कम होती हुई दिखेगी, ठीक है, और उसका जो कुशन वाला काम है वो कम होने लग जाएगा। तो हम जो बोलते हैं ना, जैसे घुटनों में कट कट की आवाज आ रही है या चलने में परेशानी आती है, वो बेसिकली सिम्टम्स बताते हैं। हम एसिम्प्टोमेटिक ऑस्टियोआर्थराइटिस में जा रहे हैं उसमें, जहाँ पर आपकी थिकनेस ऑफ कार्टिलेज कम होती जा रही है जब बोन्स आपस में रगड़ रही है और आवाज कर रही है। The cartilage loss is focal restricted to the maximum load bearing part of the joint. तो जो cartilage loss होता है, this is focal and it is restricted to the maximum load bearing part of the joint. तो जहाँ भी सबसे ज्यादा load bearing होगी वहाँ पर इसका loss सबसे ज्यादा होता है। These changes in the cartilage encourage deposition of calcium pyrophosphate. तो नई इसकी वजह से क्या होता है? आपकी जो cartilage होगी उसमें आपका जो जॉइंट्स है वहाँ पे कैल्शियम पायरोफॉस्फेट डिपॉजिट होने लग जाएगा और बेसिक कैल्शियम फॉस्फेट क्रिस्टल्स बनेंगे। तो ये चीज़ आप देखेंगे इसके कार्टिलेज की डीजनरेशन के साथ में आपको क्रिस्टल्स फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है, ठीक है, जिसमें कैल्शियम पायरोफॉस्फेट क्रिस्टल्स होते हैं और बेसिक कैल्शियम फॉस्फेट क्रिस्टल्स आपको जॉइंट में देखने को मिलते हैं। दीज आर द अर्लियर चेंजेस ऑफ केसेस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। कौन से? डिपॉजिशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम पायरोफॉस्फेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट। ये आप देखिए यहाँ पे कार्टिलेज है, हेल्दी कार्टिलेज, उसके बाद में थिनिंग हुई कार्टिलेज की, और उसके बाद जब कार्टिलेज पूरी खत्म हो गई तो बोन आपस में रब करने लग जाती है, डिस्ट्रक्शन ऑफ
कार्टिलेज हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चीजें, है ना। दिस इज द एक्सरे फाइंडिंग। नाउ बोनी चेंजेस, ठीक है। पहला हमने देखा कार्टिलेज चेंजेस, नाउ वी सी द बोनी चेंजेस, है ना। बोन में क्या क्या चेंजेस आ गए, कार्टिलेज में चेंजेस आ गए, अब बोन आपस में रगड़ खाएगी तो बोन में भी चेंजेस आएंगे। सो द सबकॉन्ट्रल बोन शोज, सबकॉन्ट्रल मतलब जो उस कार्टिलेज के नीचे वाला पोर्शन है बोन का, तो द सबकॉन्ट्रल पोर्शन शोज अ मिक्सचर ऑफ ऑस्टियोलाइसिस एंड ऑस्टियोस्क्लेरोसिस। तो जो नीचे वाला पोर्शन है कार्टिलेज को, जब कार्टिलेज घिसने लगी तो उसके नीचे वाले बोन में ऑस्टियोलाइसिस भी होता है, मतलब बोन का डिस्ट्रक्शन भी होता है, एंड ऑस्टियोस्क्लेरोसिस मतलब हार्डनिंग, हार्डनिंग ऑफ द बोन या इंक्रीजिंग द डेंसिटी ऑफ द बोन देखने को मिलती है। क्योंकि जब ऊपर से प्रेशर पड़ता है तो बोन अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेती है उस प्रेशर को लेने के लिए, इस वजह से वहाँ पे हार्डनिंग या इंक्रीज बोन डेंसिटी आपको देखने को मिलती है। कुछ तो डिस्ट्रक्शन होगा, कुछ में इंक्रीज बोन डेंसिटी होगी। सबकॉन्ट्रल सिस्ट डेवलप, जो हमने पहले इमेज में देखा था ना कि सबकॉन्ट्रल सिस्ट आपको देखने को मिलते हैं, कार्टिलेज के नीचे सिस्ट बनने लग जाते हैं as a result of small areas of osteonecrosis। बोन में नेक्रोसिस होने की वजह से छोटे छोटे एरिया सिस्ट आपको देखने को मिलते हैं। इसके साथ में न्यू फाइब्रोकार्टिलेज भी बनने लग जाती है। तो न्यू फाइब्रोकार्टिलेज एट द जॉइंट मार्जिन अंडरगोज एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन, क्योंकि यहाँ पे कार्टिलेज डिस्ट्रक्शन है तो डिस्ट्रक्शन के साथ में नई कार्टिलेज भी बन रही है, हमारा रिपेयर मैकेनिज्म काम कर रहा है जो नया बना रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि कार्टिलेज बन रही है लेकिन उस कार्टिलेज में ऑसिफिकेशन होने लग जाता है। ऑसिफिकेशन होने की वजह से वो कहलाता है ऑस्टियोफाइट्स। Endochondral ossification that results in the formation of osteophytes. So new fibrocartilage at the joint margin undergoes endochondral ossification to form osteophyte. Osteophyte is a typical feature of osteoarthritis. Severe cartilage loss leads to attrition of the bone. अगर cartilage आपका बिल्कुल लॉस हो जाएगा तो बोन सर्कस आपस में रगड़ेंगे, उसकी वजह से बहुत ज्यादा डैमेज हो जाएगा, that is known as attrition of the bone. The wear ablate the trabecular and lead to a smooth shiny surface with deep linear grooves। इसमें क्या होगा, जब ज्यादा रगड़ खाएगी, जब बोन्स आपस में रगड़ खाएंगी तो वो क्या करेगा कि आपके ट्रेबेकुलर, जो ट्रेबेकुलर मैशवर्क है उसको बिल्कुल एब्लेट कर देगा, उससे हटा देगा, साफ कर देगा, और उसके बाद उसके वजह से जो बोन्स एकदम स्मूथ हो जाएगी और शाइनी सरफेस वहां पे आ जाएगा विद लीनियर ग्रूव्स। तो जब आपस में रगड़ खाएगी बोन्स तो उसकी वजह से एब्लेशन होगा ट्रेबेकुलर का, एंड इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ स्मूथ शाइनी सरफेस विद डीपर लीनियर ग्रूव्स। यहाँ पे डीपर लीनियर ग्रूव्स बनने लग जाएंगे। तो बेसिकली धीरे धीरे क्या हो रहा है, आपकी बोन सरफेस जो है, जो जॉइंट की जो दोनों बोनी सरफेस है उसका भी धीरे धीरे डिस्ट्रक्शन यहाँ पे शुरू हो चुका है। The bone remodeling and cartilage thinning slowly alters the shape of the osteoarthritic joints। तो ये जो चीजें हो रही है जिसमें कि आपका कार्टिलेज लॉस हो रहा है और जॉइंट एट्रेशन, जॉइंट आपस में रगड़ खा के, और उसमें जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है उसकी वजह से आपको जॉइंट का शेप चेंज हो जाता है एंड इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। तो साइड से जो हमने देखा न्यू बोन फॉर्मेशन, ये सब चीजें होती है, इसकी वजह से बोनी सरफेस एरिया, ठीक है, वहाँ पे बहुत ज्यादा रफ हो जाता है, रफ होने की वजह से बोनी सरफेस एरिया आपका बढ़ जाता है और जॉइंट शेप आपका डिफॉर्म होने लग जाता है। So these are the changes of the bones, ठीक है। थिनिंग ऑफ द कार्टिलेज हो गई, जॉइंट स्पेस नैरोइंग हो गई, बोन थिकनिंग हो गई। ये आप देखिए सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस में कार्टिलेज लॉस हो गया, बोन एक तरफ झुक गई, एक साइड से फोकल कार्टिलेज लॉस, जिस साइड से भी लॉस होता है वहां से बिल्कुल बोन्स आपस में टच हो जाती है, रगड़ खाने लग जाती है और सारे का सारा डीजेनरेटिव चेंजेस होने लग जाता है, ठीक है। बोनी आउटग्रोथ्स आपको देखने को मिलती है, सिस्ट मिलते हैं, ऑस्टियोफाइट्स देखने को मिलते हैं, ये सारे चेंजेस आपको देखने को मिलता है। ये बोन जो रब हो रही है आपस में, इन सब चीजों के बारे में आपको बताया गया किस तरह से आपकी बोन रब होती है, क्या क्या चेंजेस यहाँ पे बोनी चेंजेस आते हैं। नाउ देयर आर सर्टेन अदर चेंजेस। अदर चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं, अभी तक हमने कार्टिलेज के चेंजेस देखे, हमने बोन के चेंजेस देखे, अब जो जॉइंट के आसपास के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। आप वापस याद कीजिए फर्स्ट फिगर जो हमने देखा था, इसमें जॉइंट के चेंजेस हमने पैथोलॉजी के अंदर देखे थे ना, क्या क्या चेंजेस आते हैं, वही सब हम वापस इसमें देखेंगे। The synovium undergoes variable degree of hyperplasia। तो जो synovial membrane होती है, जो synovium होती है जॉइंट के सराउंडिंग में, उसमें वेरिएबल डिग्री ऑफ हाइपरप्लेजिया होता है। ऑस्टियोकॉन्ड्रल बॉडीज का फॉर्मेशन होता है, तो ऑस्टियोकॉन्ड्रल बॉडीज, ठीक है, that occurs within the synovium reflecting the chondroid metaplasia। ऑस्टियोकॉन्ड्रल बॉडीज बनती हैं, ossification of the chondrocytes, ठीक है, नई कार्टिलेज बन रही है, उसका ossification, ऑस्टियोकॉन्ड्रल बॉडीज बनती हैं in the synovium reflecting chondroid metaplasia and secondary uptake and also the growth of the damaged cartilage fragments। ये आपको बताती है कि जो आपका cartilage fragments है उसमें डैमेज हो रहा है। The outer capsule thickens। तो जो outer capsule होता है जॉइंट का वो थिक होने लग जाता है क्योंकि उसे आपके जॉइंट को संभालना होता है, और इस थिकनिंग की वजह से ही आपका जो जॉइंट है वो एक साइड में जाता है। Thickens and contracts।
रिटेनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द रीमॉडलिंग जॉइंट, क्योंकि जॉइंट में बहुत ज़्यादा डिफॉर्मिटी हो चुकी है, जॉइंट अपने आप को रिपेयर करने की कोशिश कर रहा है लेकिन रिपेयर नहीं कर पा रहा है, तो बॉडी एक तरफ जाने लग जाती है, जो हमने देखा था बोन्स एक तरफ झुकने लग जाती है, तो उस जॉइंट को स्टेबलाइज करने के लिए आपका जो आउटर कैप्सूल है जॉइंट का वो थिक हो जाता है ना, और कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि बॉडी एक साइड नहीं जाए। So the outer capsule thickens, and उसके साथ में जो muscles होती हैं, muscles acting over the joint show a non-specific type 2 fiber atrophy। यहाँ पे जो muscles होती हैं उनमें भी कुछ हद तक atrophy start हो जाती है। तो हमने bony changes देखे, हमने cartilage, सबसे पहले cartilage changes देखे जिसमें cartilage का regeneration हो रहा था, bony changes देखे हमने, क्या क्या changes bones में आ रहे थे, और other changes आपके joints में देखने को मिलते हैं जिसमें synovial changes होते हैं, osteochondral body formation होता है, outer capsule की thickening होती है, muscles की atrophy होती है। So these are some of the changes that we commonly see in the case of osteoarthritis। अब आज के lectures में हम इतना ही करेंगे, जिसमें हमने etiology देखी, pathogenesis देखी, क्या क्या pathogenesis होता है। In the next lecture, we will be studying about the clinical features of osteoarthritis, the investigations that are to be done, and the management of the case of osteoarthritis। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे की बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस में कि क्या क्लिनिकल प्रेजेंटेशन लेके पेशेंट हमारे पास में आता है, क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस आप करा सकते हैं इस केस में, और क्या मैनेजमेंट आपको करना होता है, किस तरह से आपको मैनेजमेंट करना होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस के सबसे ज़्यादा केसेज आपको देखने को मिलेंगे, ओल्ड एज के बहुत कॉमन डिजीज है, तो इसलिए आपको इसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद द क्लिनिकल फीचर्स, इन्वेस्टिगेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। थैंक यू, दिस इज फॉर नाउ, एंड मैं समझता हूँ कि आप लोगों को सब चीज़ समझ आई होगी। अगर नहीं आती तो आप इस वीडियो को वापस देख सकते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं विद क्लिनिकल फीचर्स ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। थैंक यू वेरी मच।